हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने आज 2 बजे जो आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके लिए शानदार क्वेश्चन है और यहाँ से आपको अपने एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो ये स्कॉटलैंड का निवासी था। जानते हैं ये अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ था, ठीक है ना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये कहाँ के राजा थे? ये पंजाब के राजा थे। फिर ये संथाल वाला जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको कि संथाल विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? ये 1855 के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है अपना कि संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में हमसे सदन पूछे हैं, कितने सदन होते हैं? तो संसद में 2 सदन होते हैं, ठीक है ना, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा अपने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना प्रश्न, फटाफट से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन और सभी आंसर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि आपका समय बचे और फटाक से आप इन आंसर्स को याद कर लें, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा संसाधन है? संसाधन देखिए, वायु है, खाद्य पदार्थ भी है, जल भी है, सारे है, तो उपरोक्त सभी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चावल की फसल के लिए अति आवश्यक दशाओं को लिखिए। कौन सी है जो बहुत ही आवश्यक दशाएं हैं? तो देखिए, उच्च तापमान, अधिक वर्षा, अधिक आर्द्रता, सारी उपरोक्त सभी, अपना डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हीरा, सोना और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, याद रखना इसको। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो हम सभी जानते हैं कि सरपंच को कहते हैं ग्राम पंचायत का मुखिया। कौन होते हैं? सरपंच। फिर है, चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो ये किया जाता है अपने सीमेंट उद्योग में। किस उद्योग में? सीमेंट उद्योग में। अगला प्रश्न है अपना कि निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी अपने महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। हुरडा सम्मेलन का याद रखना, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था अपने 1734 के अंदर, ठीक है ना, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17 जुलाई 1734, डेट भी याद रखना, 17 जुलाई 1734, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर पेपर जो आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं इनको देखकर एग्जाम में जाते हैं तो आपके चेहरे पे अलग ही रौनक होगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। फिर मिलान वाला क्वेश्चन है, देखिए, वेदिका फार्म, वेदिका फार्म क्या होता है? तो ये किया जाता है अपने मृदा संरक्षण के लिए, ठीक है ना। दूसरा है जल ग्रह, जल ग्रह एक ही अपना पृथ्वी, ठीक है। और फिर है अपने मॉस, मॉस ये टुंड्रा वनस्पति होता है, ठीक है। और गिद्ध जो होता है अपमार्जक होता है। और सामुदायिक जो भूमि होती है साझा संपत्ति संसाधन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। अगले देखते हैं अपने नेक्स्ट जो है रिक्त स्थान वाले प्रश्न। वर्ष डैश में घरेलू हिंसा का सुरक्षा कानून बना लागू हुआ था, कब हुआ था? ये 2005 में हुआ था, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला है, डैश का मतलब होता है जो किनारे और हाशिए पर धकेल दिया गया हो, तो इन्हें कहते हैं हाशियाई, हाशियाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला, मार्जिनलाइज्ड इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की, गांव की और प्रकृति की, आदिवासी किसकी? प्रकृति की, याद रखना इसको, प्रकृति की उपासना करते हैं। सरकारी निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु कौन सी योजना? तो ये की थी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं अपने, जिसमें पूछा है जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या पिरामिड एक देश की जनसंख्या की आयु, लिंग और रचना को दर्शाता है। बच्चों की संख्या जो 15 से नीचे है और जन्म स्तर निचले भाग पर दर्शाया जाता है। ऊपर आकार में वृद्धि के 65 वर्ष से अधिक आयु को और मृतकों की संख्या को दर्शाता हुआ एक पिरामिड होता है, ठीक है ना। फिर पूछा है सांगानेर हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में? तो ये अपने जयपुर जिले में, याद रखना, ठीक है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम आपको बताने, तो 2 योजना है अपने, कौन सी? राजस्थान की 2 योजना, आपकी बेटी योजना और राजस्थान स्कॉलरशिप योजना। ये आर्थिक में आती है क्योंकि इसमें क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है। फिर बोला है राजस्थान
कि नील जनजाति किन जिलों में निवास करती हैं, तो ये निवास करती है अपने, यहाँ पे लिखा है मुख्य निवास है उदयपुर में, फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, इनमें निवास करते हैं। इनका मुख्य निवास स्थान ये वाला होता है, ठीक है। फिर पूछा है नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है, तो नील की खेती के लिए उष्ण शीतोष्ण जलवायु को उपयुक्त माना जाता है। इसके बारिश के पौधे की जरूरत होती है और बारिश के वक्त इसका पौधा अधिक वृद्धि करता है, जबकि अधिक गर्मी और ठंड के कारण पौधे का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अगला हमसे पूछा है कि भारत धर्म निरपेक्षता क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी धर्मों को समान विश्वासों और मान्यताओं की पूरी आज़ादी से मानने की छूट होना। कहने का मतलब न किसी धर्म का पक्ष लेना है, न ही विरोध करना है, सभी धर्मों को समान मानना और सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। अगला पूछा आपने स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है कि जिसमें न्यायिक स्वातंत्र्य यानी जुडिशियल इंडिपेंडेंस से आशय है कि न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंग जो अपने विधायिका है, कार्यपालिका है से स्वतंत्र हो जाए, और इसका अर्थ होता है कि वो किसी से प्रभावित नहीं हो और प्रभावित हुए बिना वो जो है अपने निर्णय लें, ठीक है। अगला आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील जो होते हैं उसकी क्या भूमिका होती है, आपको बताना है कि सरकारी वकील की भूमिका यहाँ पे क्या होती है। अगला देखते हैं, सरकारी वकील की भूमिका यहाँ दे रखी है। सरकारी वकील की भूमिका का मतलब यहाँ से ये हुआ कि वो राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है, क्योंकि सरकारी वकील है तो राज्य की भूमिका को प्रस्तुत करेगा। और सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब वो पुलिस जांच पूरी करके अदालत में अपने आरोप पत्र दाखिल करती है। सरकारी वकील को राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है, उसकी जिम्मेदारी कि वो निष्पक्ष रूप से अपना काम करे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न देखते हैं अपने 22वां देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। खनिज किसे कहते हैं और इसे काला सोना क्यों कहते हैं। अगर वास्तविक में आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर्स आपके लिए ही है, ठीक है ना। पेट्रोलियम काला सोना क्यों कहलाता है, खनिज किसे कहते हैं। ये खनिज क्या होता है, प्राकृतिक के भूगर्भ के खनन क्रिया से जो बाहर निकाले जाते हैं उनको खनिज कहते हैं, और ये रासायनिक पदार्थ के संयोग से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और क्या रखना है कि संयोग से निर्मित होते हैं, इनका निर्माण अजैविक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। खनिज कैसे, अजैविक प्रक्रियाओं से निर्माण इनका होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर बोला है कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं, तो पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों के निर्माण में किया जाता है, इनका बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व होता है, इसलिए इसको काला सोना कहते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अब वो के ठाकुर खुशहाल सिंह के 1857 के संघर्ष के बारे में बताइए, और मंगल पांडे कौन था, इनके और क्रांतिकारी प्रमुख नायकों के बारे में। तो देखिए, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत थे, इन्होंने 1857 क्रांति में मारवाड़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए जोधपुर की सेना को जोधपुर की सेना ने ब्रिटिश सेना को पूरी तरह पराजित किया, और ये स्वतंत्र सेनानी तात्या टोपे के घनिष्ठ मित्र और सहयोगी रहे थे, ठीक है। अगला पूछा था हमसे कि मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे कौन थे और 1857 क्रांति के मुख्य नायकों के नाम। तो देखिए, अमर शहीद मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में होता है। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे, माता का नाम अभय रानी था। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं उनका जन्म फैजाबाद में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अन्य जो अपने क्रांतिकारी मंगल पांडे, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मतलब नाम इतने हैं कि यहाँ लिखने की जगह नहीं है, ये मान लीजिए, ठीक है ना। अगला पूछा हमसे, ज्योतिराव फूले के सामाजिक विचार और लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे। ये तो देखिए, लोग क्या मानते थे उस समय, लोगों का मानना था वह था कि स्कूल से लड़कियों के घर से बाहर अगर वो जाएंगे तो घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे, ठीक है, घरेलू कामकाज वो करेगी नहीं। स्कूल जाने से लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ता है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि लड़कियां बिगड़ जाएगी, ये भी कारण था। दूसरा, उनकी मान्यता थी लड़कियों की सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनके आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये कुछ मान्यताएं थी जो उस समय माना जाता था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन में अंतर, और फिर जलियांवाला बाग के बारे में बताना आपको। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो हम लोग कई बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इनको हम सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद अगर ये खत्म हो गए तो ये काम के फिर नहीं बन सकते, कभी भी खत्म नहीं हो सकते और ये एक समय में बाद खत्म हो जाएंगे।
नवीकरणीय संसाधन का चक्र चलता रहता है जैसे जल चक्र, और इसमें ऐसा कोई चक्र नहीं होता है। ठीक है, फिर नवीकरणीय का निर्माण तुरंत किया जा सकता है, इनका निर्माण होने में हजारों वर्ष लगते हैं। ठीक है, फिर हमसे पूछा जलियांवाला बाग, तो ये याद रखना आपको 13 अप्रैल 1919 को इतिहास का काला दिन था। पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में भीषण नरसंहार हुआ, जिसमें जलियांवाला बाग में लोगों को नरसंहार का सामना करना पड़ा। यहाँ पे जनरल डायर जो था, उसने अमृतसर में एक सभा हो रही थी, शांत ढंग से सभा हो रही थी, कुछ नेता भाषण दे रहे थे, उसके अंदर खड़े लोगों पे हजारों लाखों की संख्या में, हजारों संख्या में जो लोग थे उन पे लाखों गोलियां चला दी गई। ठीक है, ये था अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और आपसे ये भी सवाल पूछा गया है कि नाइटहुड की अपनी जो उपाधि थी वो किसने लौटा दी थी, तो नाइटहुड ये जो उपाधि थी अपने, ये रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। और क्यों दी गई थी, अपने उनके कार्य के लिए दी गई थी, और इनको ये उपाधि इन्होंने वापस लौटा दी रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, ये याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन पर और गांधी जी का यहाँ पे आपको लिखना है वो उसके बारे में। ठीक है, फिर ये बड़े क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर सारे दे रखे हैं आपको। मानचित्र के अंदर ये जगह भरनी है, अभी मानचित्र आपको दिखाएंगे वो पक्का आएगा 100%, उससे बाहर तो क्या होगा, क्योंकि यही अपना मानचित्र है। ये बड़े वाले क्वेश्चन जो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, संविधान की रूपरेखा, लिखित और संविधान की विशेषताएं, ये अपना मानचित्र है जिसमें आपको इस प्रकार का मानचित्र मिलेगा। ये आपकी आंसर शीट में प्रिंटेड ही आएगा। ठीक है ना, प्रिंटेड ही आएगा और आपको ये भर देना है। ठीक है, तो ये संपूर्ण सोल्यूशन के साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये है। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो एकदम बेहतरीन तैयारी की और है, उनको ये वीडियो अगर उन्होंने देखा तो उनकी बहुत मतलब शानदार पेपर जाने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ऐसा एक शानदार पेपर एग्जाम से पहले आपके लिए। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।